तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया पॉलिटिक्स इन सिटी and we discussed about the London city, its expansion, its population, its crime rate, the new trends, the new social life as well. Now we are moving towards the city in colonial India. अब हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश रूल के दौरान जो सिटीज़ हिंदुस्तान में बनी वो कैसे बनी और क्या स्पीड थी अर्बनाइजेशन की, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो हिस्टोरियंस है वो ये मानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड था या हम जिसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं उसमें अर्बनाइजेशन की स्पीड या ग्रोथ बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू मेडिवल पीरियड। मतलब मेडिवल पीरियड में ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स बने एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न पीरियड। ऐसा क्यों हुआ? ओबियसली कॉलोनी में जो रूल करता है कॉलोनाइज़र वो डेफिनेटली डेवलपमेंट के लिए तो नहीं करता है, उसका मकसद होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो ओबियसली ये कहाँ से डेवलपमेंट करेगा और क्यों करेगा? अब अगर करेगा डेवलपमेंट तो ओबियसली अपना ही कुछ मतलब होगा। यानी जो कुछ भी कॉलोनाइज़र एक कॉलोनी में करता है वो अपने मतलब के लिए करता है, वो वही काम करेगा जिससे उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे हो गया ये सब। तो अर्ली 20th सेंचुरी में जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी उसका सिर्फ 11% था जो सिटीज़ में रहते थे, और इनमें सबसे ज़्यादा रहने वाले 3 बड़ी सिटीज़ में रहते थे। एक थी बॉम्बे, दूसरी थी कलकत्ता और तीसरी थी मद्रास। तो बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, कलकत्ता को आज कोलकाता कहते हैं और मद्रास को आज चेन्नई कहते हैं। तो ये 3 बड़ी सिटीज़ थी ब्रिटिश इंडिया में, और ये 3 बड़ी सिटीज़ थी 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज़ में। मतलब ब्रिटिश एम्पायर को डिवाइड किया गया था अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग यूनिट्स में, हर यूनिट को नाम दिया गया प्रेसिडेंसी। तो ब्रिटिश एम्पायर को तीन तीन प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया और हर प्रेसिडेंसी की अपनी कैपिटल सिटी थी। इसका मतलब ये हुआ ब्रिटिश एम्पायर जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पे 3 कैपिटल सिटीज़ थी, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो जो इन 3 बड़ी सिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट सिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है बॉम्बे सिटी, जिसको आज मुंबई कहते हैं, सिनी सिटी भी कहते हैं। तो लेट 19th सेंचुरी में इसकी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। जहां इसकी पॉपुलेशन 6,44,405 थी 1872 में, वही 1947 में ये पॉपुलेशन 1.5 करोड़ हो गई। तो क्यों हो गई ये पॉपुलेशन इंक्रीज़? कहाँ से लोग आए? कैसे ये सब हुआ? ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन एक्सपेंड हो गई? ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यू विल सी द बसलिंग स्ट्रीट इन नल बाज़ार, बॉम्बे। आपको नज़र आएगा किस तरह से स्ट्रीट्स थे बॉम्बे में 19th सेंचुरी में। तो 1870s या 1880s में आप डिस्कस करेंगे ओबियसली ये स्ट्रीट्स थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब बॉम्बे द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया। प्राइम यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जिसको हम कहते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो बॉम्बे थी ये असल में 7 आइलैंड्स का एक ग्रुप था और पुर्तगीज़ के कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही पुर्तगीज़ और ब्रिटेन के बीच में मैरिज रिलेशंस हो गई, मतलब क्या, पुर्तगीज़ प्रिंसेस की शादी जो ब्रिटेन का किंग था चार्ल्स सेकंड उसके साथ हो गई। तो ओबियसली पुर्तगीज़ ने अपनी इस प्रिंसेस को ये 7 आइलैंड्स डॉरी में दिए। तो जैसे ही डॉरी में दिए ये डेफिनेटली ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे अपना कंट्रोल किया। तो 1661 से पहले 166 से पहले 1661 से पहले जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये काम कर रही थी सूरत से, जो भी बिजनेसेस का था वो सूरत से हो रहा था। लेकिन जैसे ही बॉम्बे के कंट्रोल में आ गई तो इन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तरा लपेट कर बॉम्बे से स्टार्ट किया। अब इनका जो मेन बिजनेस था वो बॉम्बे से हो रहा था, ना कि सूरत से। यहाँ क्लियरली एक बात पता चलती है, अब सूरत की वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी जो कि पहले थी। तो जो बॉम्बे सिटी थी जिसको आज मुंबई कहते हैं, ये असल में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था कॉटन टेक्सटाइल। जो गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल बन रहे थे, हाथों से कपड़ा बन रहा था, कॉटन के क्लॉथ्स बनते थे, वो इसी बॉम्बे के रास्ते से एक्सपोर्ट होते थे। तो लेकिन 19th सेंचुरी के बाद इसमें चेंज आने लगी। यहाँ पे फोर्ट्स बनाए गए, यहाँ पे कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाया गया। तो बाद में 19th सेंचुरी के बाद यहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होने लगे।
रॉ मटेरियल एक तो कॉटन और दूसरा ओपियम। अब देखिए क्यों। जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। तो रॉ मटेरियल को कॉलोनी से लाया गया और हिंदुस्तान सबसे बड़ी कॉलोनी थी उस टाइम पे ब्रिटेन की। तो यहाँ से रॉ मटेरियल कॉटन का एक्सपोर्ट होने लगा और फिर वो ब्रिटेन ले जाया जाता था, वहाँ पे कपड़ा बनाया जाता था और वापस ले आते थे कपड़ा बना के हिंदुस्तान। तो इस तरह से हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करने लगा रॉ कॉटन और ओपियम। और जहाँ से वो पास होता था, जहाँ से वो हिंदुस्तान से बाहर जाता था, वो थी बॉम्बे की, जिसको आप सिटी कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न इंडिया में बॉम्बे एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। तो नाइनटीन्थ सेंचुरी लेट नाइनटीन सेंचुरी, हम कहेंगे 1880s 1890s में बॉम्बे एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनने लगा। यानी पहले 7 आइलैंड्स, बाद में पॉर्ट सिटी, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और बाद में इंडस्ट्रियल सेंटर। तो कैसे हो गया ये सब, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। Look at this picture, it will show you the Colaba lighthouse on the right and St. Thomas's church in the distant background. आपको नजर आएगा। It was still possible in the mid 19th century for artists to search for picturesque spots. The major development projects had not yet started. तो आप देख सकते हैं बॉम्बे की पॉट सिटी 19 सेंचुरी में, लेट 19 सेंचुरी में या मिड 19 सेंचुरी में आपको नज़र आएगा कि किस तरह से थी ये बॉम्बे की सिटी। यहाँ पे पानी भी क्लियर नज़र आता है, पीछे से एक जो चर्च है वो भी नज़र आएगा आप लोगों को। तो इस तरह से कोलाबा लाइट हाउस भी आपको नज़र आएगा क्लियरली। तो इन चीज़ों को क्लियरली देखिए, ये थी बॉम्बे सिटी ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, बॉम्बे पहले तो एक पॉर्ट सिटी थी। पॉर्ट सिटी मतलब होता है जो ओशन या समंदर के किनारे पे पॉर्ट होते हैं जहाँ पे शिप्स रुकते हैं। वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था कॉटन टेक्सटाइल। लेटर ऑन फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल और ओपियम। फिर बाद में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया बॉम्बे। और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंडस्ट्री जब बन गई तो ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनने लगा। इसको हम डिस्कस करेंगे जल्दी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश एम्पायर में, 3 बड़े पार्ट्स थे, हर एक पार्ट की अपनी कैपिटल सिटी थी। तो बॉम्बे बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1819। ओबियसली 1819 वो पीरियड है जब वॉर चल रहा था, एक साइड से मराठास और दूसरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी एक साइड से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड से मराठास थे। उनका वॉर भी ख़त्म हो गया इसी पीरियड में। तो ओबियसली तब तक ये मराठास के कंट्रोल में थी। जब मराठा वार ने मराठास को क्रश किया तो बॉम्बे पे पूरा कंट्रोल आ गया और बॉम्बे को बनाया गया कैपिटल सिटी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जैसे ही इसको कैपिटल सिटी बनाया गया तो ये एक्सपेंड होने लगी। लेकिन जैसे जैसे कॉटन और ओपियम का ट्रेड यहाँ से बढ़ने लगा, वैसे वैसे यहाँ पे ट्रेडर्स आ गए, बैंकर्स आ गए, आर्टिजन्स आ गए, शॉपकीपर्स आ गए और यहाँ पे सेटल हो गए। तो बाद में यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी बनाई गई। और ओबियसली जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी तो वर्कर्स भी यहाँ आएंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन एक्सपेंड होने लगी। सो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1854. By 1921 there were 85 cotton mills with about 1,46,000 workers. तो यहाँ आपको पता चलेगा 1854 में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बनाई गई। तो 1921 में 85 कॉटन मिल्स थी जिनमें करीबन करीबन 1.5 लाख के आसपास वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ओबियसली वर्कर्स यहाँ पे थे, आर्टिजन्स थे, ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे। तो पॉपुलेशन एक्सपेंड होती गई। तो 1881 और 1931 इस बीच में जो बॉम्बे की पॉपुलेशन थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 1/4 यानी 1/4 पॉपुलेशन सिर्फ बॉम्बे के रहने वाले थे। इट मीन्स अगर हम बॉम्बे की पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो सिर्फ एक हिस्सा बॉम्बे के रहने वाले थे। जो बाकी 3 हिस्से पॉपुलेशन के थे वो आउटसाइडर्स थे। दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट टाउन्स और विलेजेस एंड सेटल्ड इन बॉम्बे।
So large numbers flowed in from the nearby district of Ratnagiri to work in the Bombay mills. These people who had come from different areas began to settle in Bombay so that they would get, we can say, jobs, employment, or we can say work in this mills of Bombay. तो इसी तरह से जो वीमेन की पॉपुलेशन थी 23% जो मिल वर्कर्स थे, यानी मिलों में काम करने वाले जो लोग थे, उसमें 23% वीमेन काम कर रही थी बिटवीन 1919 एंड 1926। तो बाद में ये नंबर कम होने लगा, यानी जो वीमेन वर्कर्स की फोर्स थी ये कम होने लगा और ये सिर्फ रहते रहते 10% रह गया। तो बाय द लेट 1930s वीमेन जॉब्स वर इंक्रीजिंगली टेकन ओवर बाय द मशीन्स और मैन। यस एग्जैक्टली वही हुआ जैसा कि ब्रिटेन में हुआ। तो जैसे जैसे मशीन्स इन इंडस्ट्रीज़ में मिल्स में लगाई गई, वीमेन को बाहर निकाला गया। जैसे उनको बाहर निकाला गया, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो परसेंटेज थी वो 23 से घटते घटते 10% हो गई। तो बिल्कुल वही हुआ जो कि लंदन में हुआ। लंदन में क्या हुआ था, जैसे ही मशीन इंस्टॉल की गई, वीमेन को जॉब से निकाला गया। तो जैसे वो जॉब से निकाले गए, ओबवियसली उनकी जो परसेंटेज थी एज अ वर्क फोर्स वो कम होता गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ या मिल्स बनाई गई बॉम्बे में, वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, फूड की, शेल्टर की, लॉ एंड ऑर्डर की, वही प्रॉब्लम्स जो आपने एक टाइम पे लंदन में देखी। तो जैसे जैसे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, वैसे वैसे नए नए तरीके निकाले गए ताकि इस पॉपुलेशन प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकें। तो रेलवे नेटवर्क जो कि 19th या 20th सेंचुरी में हिंदुस्तान में आ गया, तो रेलवेज़ यहाँ पे बनाए गए और रेलवेज़ ने क्या किया, फार फ्लंग एरियाज़ को, रूरल एरियाज़ को कनेक्ट किया डिफरेंट सिटीज़ के साथ। तो यहाँ पे जब रेलवे नेटवर्क ने एस्टैब्लिश किया, रेलवे नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया गया बिटवीन द बॉम्बे एंड द अदर, वी कैन से अदर एरियाज़, तो इस वजह से लोगों के आने जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी क्लियर हो गया और स्पीड भी अच्छी खासी थी। तो डेफिनेटली जो आने जाने की प्रॉब्लम पहले थी वो अब नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा लोग आने लगे, यानी रेलवे नेटवर्क की वजह से सिटी में और ज़्यादा लोग रहने लगे। इस वजह से जो अथॉरिटीज़ थी, या हम कहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो प्रॉब्लम में आ गई, उन्हें डर लगने लगा। अब यहाँ पे रहने के लिए भी जगह नहीं थी। अब पहले वो गोल्फ कोर्सेज़ बनाते थे, पहले वो क्रिकेट ग्राउंड्स बनाते थे, पहले वो म्यूज़ियम्स बनाते थे। अब जब ज़मीन ही नहीं बची है तो वो क्या करेंगे। और दूसरी और 1888 और 1889 में जो फ्लड आ गया, उसकी वजह से और ज़्यादा माइग्रेंट्स आ गए थे बॉम्बे में। और इसके अलावा बीमारी की वजह से भी अथॉरिटीज़ परेशान थी। तो 1898 में जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने क्या किया, करीबन 30,000 लोगों को वापस अपने घर भेज दिया जहाँ पे वो असल में पैदा हुए थे, जहाँ पे वो रहते थे। तो लगभग लगभग ये जो 30,000 पीपल थे, 1901 में इनको वापस भेजा गया और कोशिश की गई कि जो पॉपुलेशन है वो बॉम्बे की, वो किसी तरह से कम हो जाए, वो कंट्रोल हो जाए। तो वही प्रॉब्लम जो आपने लंदन सिटी में देखी। तो यहाँ पे भी वही गरीब लोग थे, यहाँ पे भी वर्कर्स थे, यहाँ पे भी काम करने वाले थे, और इनकी लाइफ भी लगभग वैसी ही थी जैसी कि आपने देखी लंदन में। लेकिन यहाँ उनसे भी ज़्यादा हालात ख़राब थे इन गरीब लोगों के। वो हम हालात देखेंगे किस में, दैट इज़ द टॉपिक। तो यहाँ आप सबसे पहले ये मैप देख लीजिए क्लियरली, बॉम्बे इन 1930s शोविंग द 7 आइलैंड्स एंड द रिक्लेमेशंस। रिक्लेमेशन मतलब होता है लैंड रिक्लेमेशन। इस पानी को बंद किया गया मिट्टी डालकर, और इस तरह से एक पोर्शन बन गया, आइलैंड बन गया, एक ही आइलैंड बनाया गया, जबकि पहले ये 7 आइलैंड्स थे। तो डिस्कस करेंगे हम नया टॉपिक, हाउसिंग एंड नेबरहुड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं हाउसिंग एंड नेबरहुड्स इन बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी जो एक क्राउडेड सिटी थी, अगर इसको कंपेयर किया जाए लंदन के साथ, तो 1840s में जहाँ पे लंदन सिटी में रहने वाले जो लोग थे, उनके पास 155 स्क्वायर यार्ड्स की स्पेस होती थी, यानी एक पर्सन के लिए कम से कम 155 स्क्वायर यार्ड्स की थी लैंड अवेलेबल।
जबकि बॉम्बे सिटी में सिर्फ 9.5 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड अवेलेबल थी। इससे पता चलता है करीबन करीबन तो यहाँ बहुत कम स्पेस होती थी लोगों के लिए रहने के लिए। तो यानी लंदन सिटी उतनी क्राउडेड नहीं थी जितनी कि बॉम्बे सिटी क्राउडेड थी। यहाँ की पॉपुलेशन उससे कहीं ज़्यादा घनी थी। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ के जो लोग थे, वो काफ़ी नज़दीक रहते थे एक दूसरे के। इट मीन्स उनके जो घर थे, उनके जो हाउसेस थे, वो काफ़ी क्लोज थे। तो आप और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लंदन सिटी में 1872 में अगर हम बात करें, लंदन सिटी में जो एवरेज पर्सन्स थे वो करीबन 8 पर्सन एक घर में रहते थे, जबकि बॉम्बे सिटी में करीबन 20 लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे। तो इससे पता चलता है हाउसिंग प्रॉब्लम कितनी थी, कितने कम हाउसेस थे और कितने ज़्यादा लोग थे। तो जिस तरह से लंदन सिटी ग्रो हो गई प्लान के अंडर बाद में, लेकिन बॉम्बे में ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पे जो बॉम्बे सिटी थी, इसके कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट्स किए गए थे, इसके कुछ अलग पार्ट्स किए गए थे। एक पार्ट था फोर्ट एरिया, यानी जो बॉम्बे का फोर्ट था वो रिजर्व्ड था ब्रिटिशर्स के लिए, वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया गया। और अगर अलाउ किया गया तो वो काफ़ी रिच लोग थे हिंदुस्तान के, जिनको अलाउ किया ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो बॉम्बे का जो फोर्ट एरिया था, इट वाज हार्ट ऑफ द सिटी इन अर्ली 1880s। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था फोर्ट एरिया को। यानी जो बॉम्बे सिटी थी, जहाँ पे फोर्ट बना था, फोर्ट के अंदर दो हिस्से किए गए थे। एक हिस्से को नाम दिया गया नेटिव टाउन और दूसरे हिस्से को नाम दिया गया यूरोपियन टाउन और वाइट सेक्शन। तो सीधे से पता चलता है रेशल डिस्क्रिमिनेशन। जो नेटिव टाउन था इस फोर्ट एरिया में, वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए था, जबकि जो वाइट सेक्शन था या यूरोपियन सेक्शन था, वहाँ पे सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग रहते थे। यानी हिंदुस्तान के लोगों के लिए अलग हिस्सा था और ब्रिटिशर्स के लिए अलग हिस्सा था। तो यहाँ और एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बनी, जो बॉम्बे में इंडस्ट्रीज़ बनी, उस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी। उससे और ज़्यादा हाउसिंग और वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम नज़र आने लगी। तो मिड 1840s में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बनाई गई और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो हाउसेस थे उन पे प्रेशर आने लगा। प्रेशर कैसा आने लगा? ज़मीन ढूंढनी थी मिल्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए। तो नतीजा क्या हुआ? हाउसेस के लिए कोई जगह नहीं बची। तो इस बॉम्बे सिटी में रहने वाले जो अमीर लोग थे वो पारसी थे, मुस्लिम थे या अपर कास्ट ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, जो अच्छे खासे बेंगलोज में रहते थे। जबकि 70% जो बॉम्बे की पॉपुलेशन थी वो बेचारे रहते थे जिसको हम कहते हैं थिकली पॉपुलेटेड चॉल्स। चॉल हम बोलते हैं एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को, जहाँ पे अलग अलग रूम होते हैं, टॉयलेट कोई कॉमन होता है। मतलब एक बिल्डिंग जिसमें एक रूम में 15 से 20 लोग रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आज आप देखते हैं किसी एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर आबाद होते हैं। तो यहाँ जो 70% पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर इन्हीं चॉल्स में रहते थे। और चॉल किसी मालिक की होती थी, इसका कोई ऑनर होता था, जैसे मिल वर्कर होता था, या फिर कोई बैंकर होता था मालिक, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक होता था, या फिर कोई मर्चेंट मालिक होता था। यानी चॉल्स के मालिक हुआ करते थे और ये मालिक रेंट पे देते थे अपनी इन चॉल्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और जो माइग्रेंट्स आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनसे वो जितना पैसा हो सके हड़प ले। और इन चॉल्स में कोई कॉमन टॉयलेट होती थी, यानी कोई एक टॉयलेट होती थी जो सब लोग यूज़ करते थे। इसी तरह से चॉल के सामने कोई प्लेस होती थी जहाँ पे कपड़े सुखाए जाते थे, या जहाँ पे खाने पीने का या नहाने का सारा सिस्टम बाहर ही होता था। तो हम ये भी कह सकते हैं 90% ऑफ मिल वर्कर्स वर हाउस्ड इन गिरन गांव, a mill village not more than 15 minutes walk from the mills। तो गिरन गांव एक मिल विलेज था जहाँ पे मिल्स थी, या हम कहेंगे जहाँ पे मिल वर्कर्स रहते थे। 15 मिनट लगते थे उनको मिल्स तक पहुँचने में पैदल। तो जो ये पॉपुलेशन थी बॉम्बे की, इससे पता चलता है ये काफ़ी क्राउडेड थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी। यहाँ पे आपको एक ये पिक्चर नज़र आती है जो आपको दिखाएगी बॉम्बे के बारे में, ग्रिंडली ऑफ बॉम्बे।
रॉबर्ट ग्रिंडली और बॉम्बे आपको दिखाएगी सीन, ये उसने बनाई थी पेंटिंग। तो इसमें आपको नज़र आएगा किस तरह से प्लंकीज आर बीइंग कैरिड अक्रॉस द स्केयर, इसको कैसे उठाते हैं ये प्लंकीज को, जिसको आप पालकी कहते हैं। तो इसको लोग उठाते थे, यानी लोग ही यहाँ पे अमीर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, कभी कंधों पे, कभी इन प्लैंक्स पे। तो यहाँ से एक क्लियरली हमें पता चलता है कि बॉम्बे सिटी कितनी ओवर क्राउडेड थी एज़ कम्पेयर टू द लंदन सिटी। तो यहाँ पे जो घर थे वो मालिकों के होते थे जो उनको रेंट पे देते थे, जैसा मैंने पहले ही कहा। तो बिल्कुल ये उन्हीं टेनमेंट्स की तरह थी जो आपने लंदन में देखे। यहाँ पे एक रूम में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे और कोई, जैसा मैंने कहा, प्राइवेट टॉयलेट नहीं होती थी। तो ये भी एक बात थी बॉम्बे सिटी की। जैसा मैंने पहले ही कहा 70% पॉपुलेशन जो चार्ल्स में रहती थी, बाकी जो रिच लोग थे जिनमें पारसीज थे, मुस्लिम या फिर अपर कास्ट ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उनके पास अपने अपने बंगलोज थे, बंगले थे उनके अपने। तो यहाँ हमें क्लियर कंट्रास्ट नज़र आता है बिटवीन लंदन सिटी एंड द बॉम्बे सिटी। इस बॉम्बे सिटी में हमें एक और चीज़ नज़र आती है। 1901 में एक सेंसस रिपोर्ट की गई थी जिससे पता चलता है कि 80% ऑफ द टोटल रेजिडेंट्स इन टेनामेंट्स ऑफ वन रूम, द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स लाइज बिटवीन 4 to 5। तो एवरेज जो एक रूम में रहने वाले लोग थे ये 4 से 5 थे। कहीं पे 15 से 20 लोग भी रहते थे, जैसा मैंने पहले ही कहा। अक्सर इनकी खिड़कियां बंद रहती थी क्योंकि सामने इनके वो जानवर जिनको ये पालते थे, जैसे बैफलोज होते हैं या फिर काउज होते थे, तो उस वजह से चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कितनी गर्मी हो, इनको अलाउ नहीं किया जाता था कि खिड़कियां खोलें। तो वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत कम था, सफोकेशन के चांसेस ज़्यादा थे। तो कभी कभार ऐसा लगता था कि बीमारियाँ बीमारियाँ इस सिटी में और ज़्यादा तबाही मचाने वाली हैं। तो और भी कुछ देखेंगे। तो homes the homes being small, streets and neighborhoods were used for a variety of activities such as cooking, washing, sleeping। तो मैंने पहले ही कहा जो स्ट्रीट्स थे या फिर जो स्पेसेस अवेलेबल होती थी वहाँ पे खाना पीना, खेलना कूदना, नहाना, ये सारा काम, बल्कि सोने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो लिक्वर शॉप्स एंड जिनको हम अखाड़ाज कहते हैं, अखाड़ा बोलते हैं रेसलिंग प्लेस को जहाँ पे रेसलिंग की जाती है, जहाँ पे रेसलर्स आपस में कुश्ती लड़ते हैं, दे आर कॉल्ड अखाड़ाज। तो लिक्वर शॉप्स यानी जहाँ पे शराब बेची जाती थी, और अखाड़ास केम अप इन द एम्प्टी स्पॉट। मोर जो अवेलेबल स्पेसेस थी वहाँ पे ये अखाड़ास बनाए गए, वहाँ पे ये शराब खाने खोले गए ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे आते जाते रहें। So streets were also used for different types of leisure activities। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने चाइल्डहुड को भी याद करते हैं कि किस तरह से हम बॉम्बे की सिटीज़ में रहा करते थे, गली कूचों में घूमते रहते थे। तो यहाँ से आपको एक पिक्चर में दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको नज़र आएगी वो पिक्चर। इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये चॉल है जो 20th सेंचुरी में थी। आप इस चॉल को नोट्स कीजिए, आपको बहुत सारी इसके स्टोरीज़ नज़र आएंगे। हर स्टोरीज़ में रोमन्स नज़र आएंगे, कुछ लोगों ने कपड़े सुखा के रखे हैं। तो आपको इससे और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि आपने कभी हेरा फेरी मूवी देखी है या फिर हेरा फेरी, उसमें आपको नज़र आएगा किस तरह से वो चॉल्स में रहते थे। तो पानी का नल, जो बाबूराव कहता है कि मैंने 3 नल बनाऊंगा, गर्म पानी के लिए, ठंडा पानी के लिए, और जिसको नहीं नहाने का वहाँ पे जाए। तो इस तरह की चॉल्स बॉम्बे सिटीज़ को एक्सपोज करती हैं कि कैसे थी वो चॉल्स बॉम्बे सिटी में, कैसे वहाँ पे लोग एक साथ रहते थे। तो शेयर करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को, भी शेयर करते थे अपनी जो मिजरीज़ थी लाइफ की उनको शेयर करते थे। साथ ही साथ में कभी कभार ये एक साथ जुड़ होकर ये रिवोल्ट भी कर सकते थे। तो अपने आप को ये अम्यूज़मेंट कैसे करते थे? तो इन सिटीज़ में अक्सर मैजिशियंस आते थे, जादूगर, मंकी प्लेयर्स जो बंदरों का नाच नचाते थे, या और भी कुछ एक्ट्स जो रोड पे होते थे, इनको देखी जाती थी। तो यहाँ और एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं नंदी बुल यूज टू कम। नंदी बुल मतलब वो हिंदुओं की मैथोलॉजी में एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा जाता है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें नज़र आने लगी। तो चॉल्स जो न सिर्फ रहने की जगह थी, ये चॉल्स यहाँ पे न्यूज़ शेयर की जाती थी, जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, स्ट्राइक्स के बारे में डिसाइड किया जाता था, रिऑर्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। यानी चॉल न सिर्फ रहने की जगह रही, बल्कि यहाँ पे कुछ प्लान्स भी बनाए जाते थे। कभी किसी की शादी हो या फिर कोई मर जाए, सब एक साथ सेलिब्रेट करते थे। तो बिल्कुल हमें याद है, जैसे कि विलेज हेडमैन सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो यहाँ भी कोई पर्सन होता था हु वाज द हेड, एंड दैट पर्सन वाज कॉल्ड एज जॉबर। जॉबर हम उसको बोलते हैं जो जॉब दिलाता है, लेकिन ये जॉब दिलाने का काम कोई आसान नहीं था। कुछ लोगों को महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था कि हमें जॉब मिल जाए, और जब जॉब मिलता था तो उसको कमीशन देना पड़ता था जॉबर को, यानी उस पर्सन को जो उन्हें किसी मिल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में काम दिलाए, तो वो अपना कमीशन लेता था। कभी कभार वो इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करता था। मान लीजिए फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, तो जॉबर आ गया सॉल्व करने के लिए। कभी फूड की प्रॉब्लम हो गई, तो ये जॉबर आता था सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से अगर कभी किसी को लोन लेना है, कर्ज़ा लेना है, तो ये जॉबर हेल्प करता था। लेकिन हर बार ये अपना कमीशन सबसे पहले डिसाइड करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने वर्किंग क्लास की बात की, इन लेबरर्स की बात की, मज़दूरों की बात की, जो लोग इन चॉल्स में रहते थे, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में आपको पता है कास्ट सिस्टम है। तो एक कास्ट है जिसको हम आउटकास्ट कहते हैं, जिनको दलित्स भी कहते हैं, जिनको हरिजन्स भी कहा जाता था, जिनको डिप्रेस्ड क्लासेस भी कहते हैं। इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इनको चॉल्स में रहने की इजाज़त नहीं थी, इनको कोई अपने साथ रहने नहीं देता था। तो दैट्स वाई उनको इन चॉल्स से बाहर ही रखा जाता था। तो अक्सर आपने स्लम्स देखी होंगी, झोंपड़पट्टियाँ, वो इन्हीं बेचारों की होती थी, क्योंकि ये स्ट्रीट्स पे रहते थे। तो जो इनके ये घर बने होते थे, वो या तो लीव्स के होते थे, जो कचरा होता था वो उठाया जाता था, बैम्बो पोल्स लगाए जाते थे, या हम यूँ कहेंगे जो भी कचरा अवेलेबल होता था वो उसी से अपना घर बना लेते थे, अपना टेंट बना लेते थे और उसी में रहते थे। तो यहाँ हमने देखा कि बॉम्बे की सिटी किस तरह से ओवर क्राउडेड हो गई, किस तरह से चॉल्स इमर्ज हो गए, चॉल्स पे रेंट देने का मसला आ गया। तो इसी तरह से जो लोग थे वो किस तरह से एंजॉय करते थे, किस तरह से एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। ये सारा काम स्ट्रीट्स पे होता था, जबकि अमीर लोग अपने बेंगलोज में रहते थे। यहाँ पे ये लोग बेचारे एक कमरे में करीब 4 से 5, कभी 15 से 20 लोग एक साथ रहते थे। किस तरह से आउटकास्ट्स को प्रॉब्लम होती थी, या हम डिप्रेस्ड क्लासेस की बात करें, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो और भी कुछ देखते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो जहाँ हमने लंदन की बात की थी, वहाँ पे रिवॉल्यूशन का ख़तरा था, वहाँ पे बीमारियों का ख़तरा था, इस वजह से वहाँ लंदन सिटीज़ में चेंज आने लगी। तो बॉम्बे सिटी में सबसे ख़तरनाक चीज़ जिसने मजबूर किया अथॉरिटीज़ को यहाँ पे चेंज लाने के लिए, वो थी एपिडेमिक, यानी बीमारी, प्लाग एपिडेमिक। तो इसके लिए द सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1898। इट फोकस्ड ऑन क्लियरिंग पुअर होम्स आउट ऑफ द सिटी सेंटर। तो जो ये बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया 1898 में, इसने पहला फोकस किया जो गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ हैं, जो गरीब लोगों के घर हैं, उनको उजाड़ दिया जाए, ताकि जो सिटी है वो साफ़ हो जाए। तो by 1918 trust schemes had deprived 64,000 people of their homes, but only 14,000 were rehoused। देख लीजिए डियर, 1918 में, यानी वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे 64,000 लोग ऐसे थे जिनके घर उजाड़ दिए गए, लेकिन सिर्फ 14,000 लोगों को घर मिले। यानी जो नए घर बनाए गए वो सिर्फ 14,000 लोगों के लिए, रेस्ट कहाँ गई उनका पता नहीं, वो घूमते रहे, फिरते रहे यहाँ से वहाँ, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं था। तो इसी तरह से 1918 में एक रेंट एक्ट पास किया गया। तो ऐसे रेंट्स डिज़ाइन किए गए, ऐसे रेंट्स को बनाया गया, हम कहेंगे रेंट ऐसा फिक्स किया गया जो कि रीज़नेबल हो। लेकिन इसने उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जो अपने घर, जो अपनी चॉल्स को रेंट पे देते थे, जहाँ दूसरी तरफ जो लोग थे वो उतना कमाते नहीं थे कि वो ज़्यादा रेंट दे पाए। तो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने, जो अमीर लोग जिनके चॉल्स थे, जिनके घर थे जो रेंट पे देते थे, उन्होंने अपने इन घरों को अब बंद करना शुरू कर दिया। अब जब घर ही नहीं मिलेगा सिटी में, तो डेफिनेटली जो लोग हैं उनके लिए
जगह भी नहीं है रहने के लिए, तो कहाँ रहेंगे बेचारे? ये रहेंगे स्ट्रीट्स पे, ये रहेंगे पार्क्स में, ये रहेंगे प्लेग्राउंड्स में, ये रहेंगे अंडर ब्रिजेस, यानी जहाँ जहाँ जगह मिले ये वहीं पे रहेंगी। तो एक्सपेंशन पॉलिसी भी स्टार्ट हो गई बॉम्बे में, जिसको हम कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स। ये लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट क्या था? जैसा मैंने पहले कहा, जो बॉम्बे सिटी थी असल में ये 7 आइलैंड्स थे। तो इन 7 आइलैंड्स के बीच में जो पानी था उसको बंद किया गया, मिट्टी डाली गई और इस तरह से एक ज़मीन बनाई गई। इसको हम कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। तो इससे क्या हुआ? इससे जो कभी 7 आइलैंड्स की ज़मीन थी वो एक बड़ा सा आइलैंड बन गया, और इस तरह से जो ज़मीन थी वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई, और जहाँ जहाँ पानी था वहाँ अब मिट्टी थी, वहाँ पे अब ज़मीन थी। तो इसने और ज़्यादा ज़मीन क्रिएट की, ताकि जो मिल्स बनाएं, ताकि जो बिल्डिंग्स बनानी है, जो रोड्स बनाने हैं, या फिर जो नेटवर्क बाद में रेलवे नेटवर्क बनाया गया, उसके लिए ज़मीन को हम प्रोवाइड करें। तो यहाँ आपको साफ नज़र आएगा किस तरह से रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिससे जो बॉम्बे की लैंड थी वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई, अब ज़मीन भी अवेलेबल होने लगी। देखते हैं ये प्रोजेक्ट्स कैसे थे और क्यों बनाए गए। इसको हम पढ़ेंगे लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे।